हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान सब्जेक्ट में अपने सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद। अपने देखो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मादा युग्मकोद्भिद। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मादा युग्मकोद्भिद। तो इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने मादा युग्मकोद्भिद मतलब जायांग है उसकी संरचना के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जायांग है उसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग होता है वर्तिकाग्र होता है, उसके नीचे का भाग होता है वर्तिका, और सबसे नीचे का भाग होता है वो होता है अंडाशय। तो उन तीनों संरचनाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब इन तीनों संरचनाओं में से जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है वो होती है जो बीजांड। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो आज का अपना टॉपिक है बीजांड। बीजांड की संरचना। आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? बीजांड की संरचना। तो देखो मैंने एक चित्र बनाया है, ये बीजांड की संरचना का चित्र बनाया है। इसमें सबसे पहले आप लोग अपने को क्या करना है कि हेडिंग लगाना है बीजांड की संरचना। ठीक है, हेडिंग लगा लिया हम लोगों ने बीजांड की संरचना। उसके बाद में ये चित्र बनाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि सबसे पहले ये हेडिंग लगाना है और हेडिंग लगाने के बाद में ये चित्र बनाना है। आपका ये चित्र बन गया है। यदि आप लोगों ने ये चित्र बना लिया है तो अब आगे इस चित्र को समझना है। इसमें देखो ये एक आवर्तबीजी पादप में बीजांड होता है, उसकी संरचना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक आवर्तबीजी पादप में बीजांड की जटिल संरचना पाई जाती है। ठीक है, बीजांड की संरचना कैसी होती है? जटिल होती है और गोल होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बीजांड की संरचना किस प्रकार की होती है? गोलाकार होती है। ठीक है, और जटिल संरचना पाई जाती है। जटिल संरचना किसके अंदर पाई जाती है? बीजांड के अंदर जटिल संरचना पाई जाती है। और संरचना कैसी होती है? गोलाकार होती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम अध्ययन करेंगे कि ये संरचना होती कैसी है। तो बीजांड का सबसे मुख्य भाग, बीजांड का सबसे मुख्य भाग जो बीच का भाग होता है ये, ठीक है, बीजांड का सबसे मुख्य भाग ये बीच का भाग होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बीजांड काय या न्यूसेलस। ठीक है, बीजांड का सबसे मुख्य भाग या सबसे बीच का भाग होता है उसे हम बीजांड काय या न्यूसेलस कहते हैं। समझ में आ गया होगा कौन सा है? देखो ये भाग है, ये भाग। ठीक है, ये भाग कौन सा है? बीजांड काय या न्यूसेलस। ये भाग कौन सा होता है? बीजांड काय या न्यूसेलस होता है। बीजांड में बीच का भाग क्या होता है? बीजांड काय या न्यूसेलस होता है। बीजांड ये न्यूसेलस या बीजांड काय है, इसके दो आवरण पाए जाते हैं। ठीक है, बीजांड काय है उसके बाहर की तरफ ये बीजांड की संरचना होती है। तो बीजांड का सबसे मुख्य भाग तो कौन सा हो गया? बीजांड काय हो गया। बीजांड के सबसे मुख्य भाग को हम क्या बोलते हैं? बीजांड काय बोलते हैं। ठीक है, बीजांड काय है उसके चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे? अध्यावरण बोलेंगे। ठीक है, बीजांड काय है उसके चारों तरफ 2 आवरण कौन कौन से? देखो एक आवरण तो ये है, ये रहा एक आवरण, और ये रहा सेकंड आवरण। ठीक है, दोनों तरफ 2 आवरण पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अध्यावरण बोलते हैं। इनमें जो बाहर की तरफ आवरण होता है, मतलब ये बाहर की तरफ आवरण है, ठीक है, उसको तो हम बाह्य अध्यावरण बोलते हैं। जो आवरण बाहर की तरफ होता है उसे हम बाह्य अध्यावरण बोलते हैं, और जो आवरण अंदर की ओर होता है उसे हम अंतः अध्यावरण बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? दोबारा सुनना एक बार। बीजांड है उसका प्रमुख भाग बीजांड काय कहलाता है या न्यूसेलस कहलाता है। इसके चारों तरफ 2 आवरण पाए जाते हैं जिसे हम अध्यावरण कहते हैं। इसके बाहर के आवरण को बाह्य अध्यावरण कहते हैं तथा अंदर के आवरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, बाहर के आवरण को हम क्या बोलते हैं? बाह्य अध्यावरण बोलते हैं, और अंदर के आवरण को हम क्या बोलते हैं? अंतः अध्यावरण कहते हैं। ठीक है,
क्या होता है कि ये जो आवरण होते हैं, बीजांड काय के चारों तरफ जो आवरण पाए जाते हैं, ये आवरण पूरे कंप्लीट चारों तरफ नहीं पाए जाते, कुछ भाग में नहीं पाए जाते। देखो ये आवरण यहां पे पूरी तरह से पाए जाते, परंतु यहां पे देखो ये भाग बच गया। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे इसमें कि बीजांड काय के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है या अध्यावरण पाया जाता है, वो उसके चारों तरफ नहीं पाया जाता है, कुछ भाग छूटता है, कुछ स्थान पर नहीं पाया जाता है। तो जिस स्थान पर यह नहीं पाया जाता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर यह नहीं पाया जाता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, ये रहा बीजांड द्वार, जहां पे देखो ये अध्यावरण नहीं पाया गया है, ये बीजांड काय है, इसके चारों तरफ ये क्या है, अध्यावरण है। ठीक है, तो ये अध्यावरण चारों तरफ है, केवल ये एक इतना छोटा सा भाग है जहां पे ये अध्यावरण नहीं है। ठीक है, तो जहां पे ये अध्यावरण नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार बोलेंगे। और बीजांड द्वार के आधारीय भाग, ये आधारीय भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। बीजांड द्वार का आधारीय भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। तो ये होती है बीजांड की संरचना। तो इसका देखो वर्णन कैसे लिखना है, समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा देख लेना एक बार कि बीजांड है, उसके सबसे प्रमुख भाग कौन सा होता है, बीजांड काय होता है, जिसे हम न्यूसेलस भी बोलते हैं। इसके चारों तरफ दो आवरण बनते हैं जिसे हम अध्यावरण कहते हैं। बाहर वाले आवरण को बाह्य अध्यावरण कहते हैं और अंदर वाले आवरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। यह कुछ स्थान छोड़ता है, मतलब चारों तरफ नहीं होता, केवल कुछ भाग है उसको छोड़ देता है ये, तो उस छोड़े हुए भाग को हम बीजांड द्वार कहते हैं और इसके आधारीय भाग को हम निभाग कहते हैं। अब क्या करना है, अपने सबसे पहले हेडिंग लगा ली, हेडिंग लगा के हम लोगों ने ये चित्र बना लिया। ठीक है, हेडिंग लगा के हम लोगों ने ये चित्र बना लिया। अब इसका वर्णन लिखना है, तो इसमें यह लिखना है कि आवर्तबीजी पादपों में बीजांड की एक जटिल संरचना होती है। आवर्तबीजी पादपों में बीजांड की एक जटिल संरचना होती है जो गोलाकार होती है। आवर्तबीजी पादपों में बीजांड की एक जटिल संरचना होती है जो क्या होती है, गोलाकार होती है। बीजांड है, उसके सबसे बीच में या उसका सबसे मुख्य भाग है, उसको हम बीजांड काय बोलते हैं। जो सबसे मुख्य भाग होता है उसे हम बीजांड काय या उसका दूसरा नाम होता है न्यूसेलस होता है। ठीक है, सबसे मुख्य भाग होता है उसको हम बीजांड काय या न्यूसेलस बोलते हैं। इस बीजांड काय के चारों तरफ दो आवरण पाए जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। ठीक है, इस बीजांड काय के दोनों चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं जिसे हम अध्यावरण बोलते हैं। जो आवरण बाहर की तरफ पाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, बाह्य अध्यावरण बोलेंगे। जो आवरण बाहर की तरफ पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य अध्यावरण बोलेंगे। और जो अंदर की तरफ पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अंतः अध्यावरण बोलेंगे। ठीक है, जो आवरण बाहर की तरफ होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, बाह्य अध्यावरण बोलते हैं, और जो आवरण अंदर की ओर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतः अध्यावरण बोलते हैं। ये अध्यावरण थोड़ा सा स्थान होता है वहां पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये अध्यावरण है वो थोड़ा सा स्थान होता है वहां पे नहीं पाया जाता है, तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, जहां पे ये नहीं पाया जाता, मतलब थोड़ा सा स्थान ऐसा होता है जहां पे ये नहीं पाया जाता है, तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, और बीजांड द्वार का आधारीय भाग, बीजांड द्वार का आधारीय भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। आधारीय भाग निभाग कहलाता है। तो ये वर्णन लिखना है, एक साथ में वर्णन बोल रहा हूं, सुन लेना। बीजांड की संरचना, बीजांड आवर्तबीजी पादपों में बीजांड की जटिल संरचना पाई जाती है जो गोलाकार होती है अधिकांश में। इसका सबसे प्रमुख भाग या बीच का भाग बीजांड काय कहलाता है जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। इसके चारों तरफ दो आवरण पाए जाते हैं जिसे हम अध्यावरण कहते हैं। इसके बाहर के आवरण को बाह्य अध्यावरण बोलते हैं और अंदर के आवरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। यह अध्यावरण थोड़ी सी स्थान छोड़ता है या थोड़ी जगह छोड़ता है जहां पे ये नहीं पाया जाता है, जिसे हम बीजांड द्वार बोलते हैं, और बीजांड द्वार के आधारीय भाग को निभाग कहते हैं। तो ये होगी इसकी संरचना कंप्लीट। ये हो गया अपना कौन सा टॉपिक, बीजांड की संरचना हो गया। ठीक है, ये टॉपिक अपना कौन सा हो गया, बीजांड की संरचना। अब हम पढ़ेंगे
बीजांड के प्रकार, मतलब बीजांड है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के बीजांड होते हैं। उन सब 6 प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है बीजांड के प्रकार हैं उनके उदाहरण, मतलब किसमें किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, किसके अंदर किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। देखो अपना टॉपिक है अब बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार, ठीक है। बीजांड है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो बीजांड है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बीजांड है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। मतलब बीजांड है वो कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के। अभी हमने क्या पढ़ी थी, बीजांड की संरचना पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे। तो बीजांड के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रकार है वो कौन सा होता है, वो होता है ऋजु बीजांड। सबसे पहला प्रकार होता है वो कौन सा होता है, ऋजु बीजांड होता है। अब देखो ऋजु बीजांड की संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है, ऋजु बीजांड है, सबसे पहले तो इसकी कुछ की हम संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे हम वैसे ही पढ़ लेंगे। तो देखो ऋजु बीजांड की संरचना कैसी होती है कि जैसे ये है। ठीक है, बीजांड की ये क्या बना रहे हैं हम, संरचना बना रहे हैं। तो किस प्रकार की बनती है, देखो ये बन गया। ठीक है, अब इसका ये भाग बनेगा ये हमने बीजांड की संरचना बनाई। अब देखो इसमें ये बीजांड काय होता है, ये क्या होता है, बीजांड काय होता है। ये क्या होता है, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। ठीक है, और ये क्या होता है, निभाग, निभाग। और ये क्या होता है, बीजांड वृंत। बस ये 3 नाम इन प्रकारों में महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब किसी भी बीजांड है उसको विभाजित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, या हम उसके प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर हम लोग 3 बातों का या 3 जो पार्ट हैं उनके 3 जो भाग हैं बीजांड के, उन तीनों भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बीजांड द्वार, दूसरा होता है निभाग और तीसरा होता है बीजांड वृंत। ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत। इन तीनों भागों को मद्देनजर रखते हुए क्या किया जाता है, इनके प्रकारों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो अब हम पढ़ रहे हैं पहला बीजांड। ठीक है, पहला कौन सा है, ऋजु बीजांड। तो जब बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, ऋजु बीजांड किसको बोलेंगे, देखो ये एक रेखा में कौन कौन, बीजांड द्वार, कौन कौन, बीजांड द्वार, निभाग वह बीजांड वृंत। ये तीनों एक सीधी रेखा में हैं तो उसको हम किस प्रकार का बीजांड बोलेंगे, ऋजु बीजांड कहते हैं। ठीक है, यदि ये तीनों एक सीधी रेखा में प्राप्त होते हैं तो उसे हम ऋजु बीजांड बोलते हैं। और यह पॉलीगोनेसी, उदाहरण के अंदर आप लिख सकते हो पॉलीगोनेसी कुल के पादप हैं, उनके अंदर ऋजु बीजांड पाया जाता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋजु बीजांड है वो किन पादपों के अंदर पाया जाता है। प्रश्न यह भी बनता है कि ऋजु बीजांड है वो किन पादपों के अंदर पाया जाता है। तो ऋजु बीजांड कौन से पादपों में पाया जाता है, पॉलीगोनेसी कुल के पादप है उनके अंदर पाया जाता है। देखो एक पहला समझ लेना, आगे के आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएंगे। कैसे कि जैसे सबसे पहले हमने ऋजु बीजांड पढ़ा ना, तो ऋजु बीजांड, ये ऋजु बीजांड का चित्र है। बीजांड के प्रकारों का हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत। ठीक है, ये तीनों पॉइंट अभी हमने किस में पढ़े हैं,
जो बीजांड की संरचना अभी जस्ट इससे पहले इसी क्लास में हमने बनाई थी, तो उसके अंदर हमने पढ़ा है। अब देखो ये तीनों पॉइंट हमने पढ़ लिए। ऋजु बीजांड किसको बोलेंगे कि बीजांड द्वार, निभाग व बीजांड व्रंत। यदि ये तीनों एक सीधी रेखा में हैं तो उसको हम ऋजु बीजांड बोलेंगे। जैसे उदाहरण पॉलीगोनेसी कुल के पादप होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया कि पॉलीगोनेसी कुल के पादप है, उसमें ये प्रक्रिया होती है। नंबर 2 प्रतीप बीजांड। दूसरा कौन सा है, प्रतीप बीजांड। इसमें क्या होता है कि केवल निभाग एवं, देखो इनकी अलग अलग विशेषता होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, निभाग और बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत सीधी रेखा में होते हैं, बाकी नहीं होता। बाकी कौन नहीं होता, बीजांड द्वार है वो नहीं होता है सीधी रेखा में। सीधी रेखा में कौन होते हैं, ये दोनों होते हैं। तो प्रतीप बीजांड में अपने को क्या लिखना है कि इसमें निभाग एवं बीजांड व्रंत एक सीधी रेखा में होते हैं, तो उसको हम प्रतीप बीजांड कहते हैं। जैसे आवर्त बीजी पादप, जैसे उदाहरण के अंदर आप लिख सकते हो आवर्त बीजी पादप, ठीक है। तो आवर्त बीजी पादप मतलब 80% पादप होते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, प्रतीप बीजांड पाया जाता है। नंबर 3 वृक्क बीजांड। तीसरा बीजांड कौन सा है, वृक्क बीजांड। इसमें क्या होता है, बीजांड का एवं भ्रूणपोष एक घोड़े की नाल, घोड़े की नाल कैसे होती है, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो बीजांड काय और भ्रूणपोष, इस बीजांड में बीजांड काय व भ्रूणपोष एक घोड़े की नाल के समान संरचना के होते हैं। इस बीजांड में बीजांड काय व भ्रूणपोष एक घोड़े की नाल की संरचना के समान होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृक्क बीजांड बोलते हैं। और ये किसके अंदर होता है, उदाहरण हम लिख सकते हैं इसमें पुरस्सीफेरी कुल के पादप होते हैं, उनके अंदर वृक्क बीजांड है वो पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए 3, दोबारा समझ लेना। ऋजु बीजांड, आगे 3 ये मिटा के आगे मैं बताऊंगा। तो ऋजु बीजांड वह बीजांड जिसमें बीजांड द्वार, निभाग व बीजांड व्रंत एक सीधी रेखा में होते हैं, उसे हम ऋजु बीजांड बोलते हैं। यह प्रक्रिया, ये इस प्रकार का बीजांड पॉलीगोनेसी कुल के पादप होते हैं, उनके अंदर पाई जाती है। नंबर 2 प्रतीप बीजांड, वह बीजांड जिसमें निभाग एवं बीजांड व्रंत एक सीधी रेखा में होते हैं, उसे हम प्रतीप बीजांड बोलते हैं, ठीक है। और यह प्रक्रिया किस में होती है, आवर्त बीजी पादप होते हैं उनके अंदर होती है। और वृक्क बीजांड, वह यह बीजांड इसमें बीजांड काय या भ्रूणपोष है वो एक घोड़े की नाल की संरचना के समान होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वृक्क बीजांड बोलते हैं। और ये किसके अंदर होता है, पुरस्सीफेरी कुल के पादप होते हैं उनके अंदर होता है। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे। देखो तो चौथे के अंदर चौथा भाग है वो होता है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड, ठीक है। चौथा कौन सा होता है, अनुप्रस्थ बीजांड। मतलब बीजांड का बीजांड द्वार तथा निभाग बीजांड व्रंत के समकोण पर स्थित होते हैं। देखो बीजांड काय, उसके बाद में बीजांड द्वार व निभाग, बीजांड द्वार व निभाग, ये तीनों कहां पे स्थित होते हैं, बीजांड व्रंत के समकोण पर। ये तीनों कहां पे स्थित होते हैं, बीजांड व्रंत के समकोण पर स्थित होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बीजांड बोलते हैं। और ये किस में होता है, एलिस्मेली, एलिस्मेली कुल के पादप हैं उनके अंदर ये होता है, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ बीजांड अपने को ये से याद रखना है कि अनुप्रस्थ बीजांड में बीजांड काय, बीजांड द्वार व निभाग बीजांड व्रंत के समकोण पर स्थित होते हैं। इसमें या इस प्रकार के बीजांड
एलिस्मेली कुल के पादप होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। नंबर 5 है अर्धप्रतीप बीजांड। अर्धप्रतीप बीजांड 5 नंबर कौन सा हम पढ़ेंगे? अर्धप्रतीप बीजांड। मतलब किस प्रकार का होता है? तो इस बीजांड में बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में होते हैं। ठीक है, बीजांड द्वार एवं निभाग ये क्या होते हैं? क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा में होते हैं। तो यदि ये एक क्षैतिज रेखा में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अर्धप्रतीप बीजांड कहते हैं। और इस प्रकार के बीजांड है वो रेनन कुलेसी कुल के पादप होते हैं। रेनन कुलेसी कुल के पादप होते हैं, कुल के पादप होते हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, देखो अर्धप्रतीप बीजांड, बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा के रूप में स्थित होते हैं, उसको हम अर्धप्रतीप बीजांड बोलते हैं। और ये रेनन कुलेसी कुल के पादप होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। और अंतिम होता है वो होता है कुंडलित बीजांड। 6 नंबर होता है वो होता है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड में क्या होता है कि इसमें पूरा बीजांड है वो 360 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है कि पूरा बीजांड है वो कितने डिग्री के कोण पर घुमा हुआ रहता है? 360 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ रहता है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? कुंडलित बीजांड बोलते हैं। और ये कैक्टेसी कुल के पादप होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? कैक्टेसी कुल के पादप होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। तो देखो दोबारा देख लेना, 3 हमने पहले देख लिए। चौथा अनुप्रस्थ बीजांड, वह बीजांड जिसमें बीजांडकाय, बीजांड द्वार व निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ बीजांड में क्या लिखना है? वह बीजांड जिसमें बीजांडकाय, बीजांड द्वार व निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होते हैं, उसे हम अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। इस प्रकार का बीजांड एलिस्मेली कुल के पादपों के अंदर होता है। नंबर 5 लिखना है अर्धप्रतीप बीजांड, वह बीजांड जिसमें बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में, वह बीजांड जिसमें बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा के रूप में स्थित होते हैं, तो उसे हम अर्धप्रतीप बीजांड बोलते हैं। इस प्रकार के बीजांड रेनन कुलेसी कुल के पादपों के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 6 कुंडलित बीजांड, वह बीजांड जिसमें, या हम यह कहें कि इस प्रकार का बीजांड जिसमें बीजांड है 360 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ रहता है, उसे हम कुंडलित बीजांड बोलते हैं। ये किसके अंदर होता है? कैक्टेसी कुल के पादप होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो ये तो अपने टॉपिक क्या हो गया? बीजांड के प्रकार हो गए। ठीक है, ये अपना टॉपिक कौन सा हो गया? बीजांड के प्रकार। अब हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, गुरु बीजाणु जनन। अपना टॉपिक कौन सा पढ़ते हैं हम? गुरु बीजाणु जनन। कौन सा है? गुरु बीजाणु जनन। मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। हेडिंग लगाओ, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन किसको बोलते हैं हम? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, परिभाषा लिख लो आप, गुरु बीजाणु मात्र, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन किसको बोलेंगे? कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा
परागकोश अर्थात मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सक्रिय गुरु बीजाणु होता है। क्या होता है? सक्रिय गुरु बीजाणु, ठीक है। सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि एवं परिवर्धन करके, वृद्धि एवं, ये नोट लगा के लिख लेना, परिवर्धन करके, सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि एवं परिवर्धन करके भ्रूण कोश अर्थात मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। परिवर्धन करके मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, ठीक है। क्या करता है? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, मतलब सक्रिय गुरु बीजाणु है वो वृद्धि करके एवं परिवर्धन करके मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। और गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की क्या होती है? प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। तो ये भी नोट लगा के लिख लेना, गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की क्या होती है? प्रथम कोशिका होती है। तो ये बातें आप नोट लगा के लिख लेना। सबसे पहले तो देखो गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा, कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे नोट लगा के ये लिख लेना कि सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि एवं परिवर्धन करके मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, ठीक है। सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि एवं परिवर्धन करके मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। और ये भी नोट लगा के लिख लेना कि गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो ये हो गया अपने कंप्लीट टॉपिक। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही टॉपिक करेंगे। आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप लोग इन ऑनलाइन क्लासों से नियमित रूप से जुड़े हुए रहिए और आप लोग नोट्स बनाते रहिए। देखो मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट करवाया है, तो उसकी जितनी भी क्लासें थी उन क्लासों का आप कंप्लीट क्रम से नोट्स बनाते रहें। और जैसे ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो दूसरे चैप्टर की भी जितनी भी क्लासें हैं उनका भी क्या करते रहे? आप नोट्स बनाते रहे। आज की क्लास इतनी ही होगी।